अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये मोती मस्जिद, ये जामिया मस्जिद, ये ताजमहल, ये औरंगजेब का टूम, ये किसने बनाए थे और मुगल्स कौन थे जिन्होंने इंडिया पर 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक इंडिया पर उन्होंने राज की। वो इंडिया जहां पर किसी का राज थोड़े अरसे तक टिकता था, उसके बाद उसको तबाह किया जाता था, लेकिन इन मुगलों ने 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक इन्होंने उस पर राज की। ये मुगल एम्पायर कैसे शुरू हुआ और ये मुगल एम्परर्स बादशाह कौन थे, तो आए इस वीडियो में मुगल डायनेस्टी को और मुगल एम्परर्स को जानने की कोशिश करते हैं और उसके हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। मुगल एम्पायर यहां से शुरू होता है जब फरगाना उज़्बेकिस्तान के शहर में बाबर पैदा होते हैं 1483 में। बाबर उमर शेख के बेटे थे। उमर शेख तैमूर के, जिसे तैमूरलैन कहा जाता है, तिमुरिद एम्पायर के बादशाह थे। ये तैमूरलैन एक बहुत बड़े बादशाह थे और ये टर्किश थे, तुर्किक थे। उसके बेटे हैं तो इसका मतलब जो बाबर है वो अपने अब्बू जान से, तैमूरलैन से ताल्लुक रखते हैं, उसके औलाद हैं। और वो अपनी माँ से चेगताई के बेटे थे और चेगताई जंगीज खान का बेटा था। मीन्स वो टर्किश भी था और मंगोल भी था। तो वो एक बहुत अजीम बादशाह था बाबर। उसके जो जिस्म में दोनों बादशाहों का खून दौड़ रहा था और वो एक अजीम एम्पायर को जन्म देता है और जिसका नाम मुगल एम्पायर होता है। जो फरगाना था वहां पर उसका अबू जान उमर शेख जो है ना वो रहबर था, वहां पर चीफ था, वहां पर वो सरदार था। जब 1494 में जब बाबर 11 साल के थे तो ये तख्त, ये रहबरी का जो ताज था वो बाबर के सर पर रखा जाता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उससे दी जाती है। फिर उसके बाद बाबर वो अपना जो नजर है ना मुख्तलिफ इलाकों की तरफ घुमाता है, अपने बादशाहत को जो उसका हेरिटेज था उसे कंटिन्यू करने के लिए और दुनिया में अपना हुक्मरानी करने के लिए और दुनिया में अपना बादशाही का सिक्का चलाने के लिए वो मुख्तलिफ इलाकों की तरफ नजर घुमाता है और वो जो उसके करीब इलाके थे उन पर कब्जा करना शुरू करता है। वो उज़्बेक्स के इलाकों पर कब्जा करना शुरू करता है, अफगानी इलाके थे उन पर वो कब्जा करना शुरू करता है। 1504 में बाबर घानी और काबुल पर हमला करता है और उसे हासिल कर लेता है। 1511 में उज़्बेकिस्तान का शहर समरकंद उस पर हमला करता है और उसे भी हासिल कर लेता है। यहाँ पर सफाविद्स जो ईरानियंस थे वो उठते हैं और यहाँ पर जो उज़्बेक्स थे वो उठते हैं और यहाँ पर बाबर पर प्रेशर डालना शुरू करते हैं क्योंकि उनके आर्मी तादाद में बहुत ज्यादा थे। तो वो बाबर के साथ जंग करते हैं और उस पर प्रेशर डालना शुरू करते हैं। यहाँ पर बाबर जो है ना अपना जो दिमाग है वो चलाता है और वो पंजाब की तरफ अपना नजर घुमाता है, इंडिया की तरफ, क्योंकि वहां पर तैमूरलैन था जो कि उज़्बेक का बादशाह था, उसका अबू था, उसने वहां पर उसका मिल्कियत था, वहां पर उसने भी राज किया था। तो उसे वापस हासिल करने के लिए और अपना जो नया एम्पायर बनाने के लिए, नया जो है ना अपना दौर शुरू करने के लिए, अपना हुक्मरानी शुरू करने के लिए, राज शुरू करने के लिए वो इंडिया की तरफ नजर घुमाता है। क्योंकि सफावत्स जो ईरानियन थे वो बाबर पर नॉर्थ की तरफ से उस पर अटैक हमला कर रहे थे और वेस्ट की तरफ उज़्बेक्स उस पर हमला कर रहे थे। उसके नजर में ईस्ट था और ईस्ट की तरफ इंडिया था। तो वो अफगान से, खैबर पास से इंडिया में दाखिल होते हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों के रहबर थे उन पर वो हमला करता है और उन्हें जो है ना अपने कब्जे में कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है, उन्हें आम बना लेता है। 1519 से लेकर 1524 तक जो बाबर था वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करता है और लाहौर को भी हासिल कर लेता है, सियालकोट को भी हासिल कर लेता है, बिहार को भी हासिल कर लेता है। और यहाँ पर जो बाबर था वो बहुत ताकतवर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर उसके बाद वो एक बहुत बड़ा बैटल, एक बहुत बड़ा जंग लड़ता है 1526 में और ये जंग इब्राहिम लोदी से लड़ता है और इस जंग का नाम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है और ये जंग दिल्ली में लड़ा जाता है और ये भी जंग जो बाबर था वो जीत जाता है। और यहाँ पर जो बाबर का डायनेस्टी मुगल एम्पायर था वो यहाँ पर शुरू होता है। मुगल एम्पायर लाहौर से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर पहले मुगल एम्पायर को जन्म दिया गया था। ये मुगल मंगोल से निकला हुआ है। 1527 में
वहां पर राणा सिंह जो कि मेवाड़ का बादशाह था वो बाबर के साथ जंग करता है, वो उस पर प्रेशर डालना शुरू करता है और वो पहला जंग जो कि बयाना में हुआ था 1527 में वो राणा सिंह जीत जाता है। फिर दूसरा जंग होता है 1527 में और ये जंग खनवा में होता है, लेकिन ये जंग बाबर जीत जाता है और राणा सिंह को भी यहाँ से बैटल से यहाँ से उसको भी खत्म कर देता है। उसके बाद 1528 से लेकर 1529 में बाबरी मस्जिद बनाया जाता है अयोध्या उत्तर प्रदेश के शहर में, और ये मस्जिद बनाता है वो बाबर बनाता है और मीर बेगी जो कि कमांडर था बाबर का वो बनवाता है उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद 1529 में जो सफावद थे, जो मुसलमान बाबर के खिलाफ थे और जो अफगानी थे और जो ईरानियन थे, उज़्बेक्स थे, वो सारे मिल जाते हैं और बाबर के साथ जंग करते हैं, लेकिन वो भी नाकामयाब होते हैं क्योंकि यहाँ पर बाबर उनसे बहुत आगे था, बहुत आगे था और वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो उसकी वजह से यहाँ पर भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1530 में बाबर बीमार होते हैं और 1530 में वो मर जाते हैं। उसको 4 बेटे होते हैं, उनमें से जो पहला बेटा था उसका नाम हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा उसका अस्के और चौथा उसका बेटे का नाम हिंदल था। उन बेटों को जो बाबर था वो मुख्तलिफ जगह उनके हवाले करता है। जो कामरान था उसको जो है ना अफगानिस्तान के इलाके घानी, काबुल, कांधर ये इलाके उसके हवाले करता है। जो हुमायूं था उसको दिल्ली, आगरा, लाहौर, सियालकोट ये इंडिया के इलाके थे वो उसको देता है, और जो उज़्बेक्स में इलाके थे मुख्तलिफ बाबर के और जो दूसरे इलाके में वो दूसरे बेटों को देता है, अक्से और हिंदल को देता है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस तारीखदान जो हुमायूं था वो भी मुगल एम्पायर था उसको थोड़ा बढ़ाता है, लेकिन वो शराबी था, वो अफीम पीता था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस तारीखदानों के मुताबिक वो शराब पीता था, वो हमेशा नशे में रहता था, तो इसकी वजह से उसने एम्पायर को ज्यादा नहीं बढ़ाया। उसने एक जंग लड़ा था 1535 में राजस्थान में और राजस्थान पर उसने कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद उसने गुजरात का जो बादशाह था बहादुर शाह उसके साथ वो जंग करता है और ये जंग 1537 तक रहता है, और जब बहादुर शाह मर जाता है 1537 में तो ये जंग बुझ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस सीन में, इस फाइट में, इस बैटल जंग में शेर शाह सूरी आता है। शेर शाह सूरी एक बहुत अजीम अफगानी सोल्जर था, एक बहुत अजीम अफगानी रहबर था। वो आता है और वो हुमायूं के साथ खनुज में 1539 में जंग करता है। ये जंग हुमायूं से जीत जाता है और 1540 में हुमायूं को यहाँ से इंडिया से निकाला जाता है और उसको मुख्तलिफ वो सिंध में जाता है और मुख्तलिफ इलाकों में वो भटकता रहता है 5 साल 4 साल तक। फिर उसके बाद वो शाह तहमैसब के पास जाता है 1544 में और उससे मदद हासिल कर लेता है। फिर उसके बाद वो अपने भाई कामरान के साथ जंग करता है काबुल में और अघानी में, और उसका जो इलाके थे वो हासिल कर लेता है। और 1550 तक जो शेर शाह सूरी था वो 1545 में मर जाता है। फिर उसके बेटों के बीच में 1550 में जंग होता है। फायदा हासिल करते हुए जो हुमायूं था वो शेर शाह सूरी के बेटों को पर अटैक करता है और दिल्ली को वापस कर लेता है, आगरा को वापस कर लेता है, बेहद मुख्तलिफ इलाकों को वापस हासिल कर लेता है। और 1555 में जो हुमायूं था वो अपनी लाइब्रेरी में भाग रहा था तो उसकी वजह से वो स्लिप हो जाता है और वो मर जाता है। तो इसकी वजह से आप भी केयरफुल हों, जब आप लाइब्रेरी में जाएं तो आप अच्छी तरीके से बुक्स पढ़ें और अच्छी तरीके से घूमें। तो वो मर जाता है। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद हिंदू थे वो हेमू, जिनका नाम हेमू था, वो उसको हासिल कर लेते हैं, दिल्ली को, आगरा को और मुख्तलिफ इलाके मीन्स खो देते हैं हुमायूं के बाद। फिर हुमायूं को बेटा होता है हामिदा बेगम और हुमायूं को अकबर बादशाह बेटा होता है। अकबर बादशाह एक अजीम बादशाह था। जब वो छोटा था तो उस वक्त एक रीजेंट हुक्मरान बनाया गया था। इस रीजेंट हुक्मरान का नाम बैराम खान था। इस बैराम खान ने भी वो भी पीछे नहीं हटा, लेकिन उसने भी जो मुगल एम्पायर था उसका जो पावर था उससे आगे बढ़ाया और मुख्तलिफ जगहों पर उसने भी मुगल एम्पायर को फैलाया, मुख्तलिफ जगहों को मुगल एम्पायर का हिस्सा बनाया, उनको उन पर कब्जा किया। उनमें से बे ऑफ बंगाल
जंगल था उस पर भी जो बैराम खान था उसने अटैक किया और उसे हासिल कर लिया। जो डेक्कन था उसको भी उसने हासिल कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अकबर बादशाह आता है और अकबर बादशाह यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ इलाकों को हासिल कर लेता है, मुख्तलिफ इलाकों को अपने कब्जे में कर लेता है। स्पेशली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थर्न गोदावरी रिवर के जो इलाके थे उन पर वो कब्जा कर लेता है। जो अकबर बादशाह था इसने बहुत ज्यादा मुगल का शान बढ़ाया और उसको बहुत ज्यादा उसको फैलाया मुख्तलिफ इलाकों में, और उसने बहुत सारे लोगों पर उसने राज किया था। और उस वक्त जो मुगल एम्पायर था वो एट द पीक था, वो अपने जो है ना पीक को पहुंचा था उस वक्त अकबर बादशाह के दौर में। अकबर बादशाह आप कह सकते हैं कि वो लिबरल था, अक्सर उसका जो माइंड था वो लिबरलिज्म में बहुत था, क्योंकि अकबर बादशाह जब बादशाह हुए तो उसने मुख्तलिफ रिलीजनों को इकट्ठा करने की कोशिश की, क्रिश्चियन, ईसाइयत को, यहूदियों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको इकट्ठा करने की कोशिश की और उसने अपना दीन बनाया और इस दीन का नाम दीन इलाही रखा। और उस दीन इलाही में वो क्या करता था कि किसी हिंदू से, किसी बंदे से वो टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लेता था, जिजिया नहीं लेता था, और सब इस दीन इलाही में सब रिलीजन को, सब मजहब को एक माना जाता था। वो मंदिर मस्जिद में कोई फर्क नहीं समझता था और वो ये कहता था कुरान मजीद, जो वेदास, मुख्तलिफ बुक है, उनमें कोई फर्क नहीं और ये रिलीजन में कोई फर्क नहीं। आप मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, एक ही ये चीज है। उसने अपना खुद खाना बनाया, वहां पर मुख्तलिफ रिलीजन के लोग आते थे और वहां पर जो है ना डिस्कशन, वो बहस करते थे अपने कॉन्सेप्ट्स पर और रिलीजन मुख्तलिफ चीजों पर। और दीन इलाही का रिलीजन ये था कि उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को सिर्फ मानो, अच्छे अमल करो, किसी रसूल पर और किसी पैगंबर पर ईमान ना लाया जाए। अगर आप जन्नत खरीदना चाहते हो, जन्नत हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह ताला पर यकीन करो, अच्छे अमल करो, दैट्स इट, और कुछ भी आपको नहीं करना। ये खुद उसका बनाया हुआ अकबर बादशाह का दीन था। और इसमें यह था कि अगर कोई जो दो बंदे मिलते थे तो उसमें सलाम ऐसे किया जाता था, अल्लाह अकबर, जैसे आज हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना, तो उस दौर में, अकबर बादशाह के दौर में, वो अल्लाह अकबर कहते थे और उसका जवाब जल जलालहू देते थे, उसका जवाब जल जलालहू था। तो यहां पर उसने जो है ना अकबर बादशाह ने अपना दीन खुद का बनाया था और वो इस्लाम के खिलाफ गया था, बिल्कुल उसने इस्लाम के खिलाफ गया था। फिर उसके बाद जब इसकी वजह से जो मुख्तलिफ लोग थे, राजपूत थे, हिंदू थे, उन्होंने उसके जो बादशाहियत को कबूल किया, क्योंकि वो लोगों को कहता था कि मेरा बादशाह को कबूल कर लो। और वो कोर्ट में जाते थे, अपना पगड़ी उतारते थे और उसके पैरों में रखते थे और उसके जो रहबरी को कबूल कर लेते थे, उसकी बादशाहत को कबूल कर लेते थे। और जो कबूल नहीं करते थे उस पर अकबर बादशाह प्रेशर डालता था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसने महाभारत, जो हिंदुओं का बुक है, पर्शियन में उसने जो है ना ट्रांसलेट किया था और उसने बहुत सारे टेम्पल हिंदुओं को बना के दिया था और बहुत सारा उसने बहुत जो है ना हिंदुओं की हेल्प की और उसने मुख्तलिफ रिलीजन की उसने हेल्प की और उनके बीच में जो ना उन सब से उन्होंने आइडियाज अखज करके अपना दीन बनाया, दीन इलाही। वो जो भी उसको कबूल नहीं करता था तो वो उस पर प्रेशर डालते थे। उनमें से कुछ मिसाल ये हैं कि 1562 में राजा बिहारी, जो कि जयपुर का बादशाह था, उसने जो है ना अकबर बादशाह का गुलामी कबूल कर लिया, उसका बादशाहत कबूल कर लिया, अपनी बेटी का जो रिश्ता है ना उसे दे दिया, उसके साथ शादी कर लिया। और चित्तौड़गढ़ 1568 में अकबर बादशाह उस पर कब्जा कर लेता है, उन डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लेता है। और कश्मीर पर 1586 में कश्मीर को भी अकबर बादशाह हासिल कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। सिंध को भी 1591 में सिंध को भी हासिल कर लेता है अकबर बादशाह, उसे अपने कब्जे में ले लेता है। 1595 में जो कांधर अफगानिस्तान का इलाका है वहां पर भी अकबर बादशाह कब्जा कर लेता है। और यहां पर इस तरीके से जो अकबर बादशाह का जो एम्पायर था, अकबर बादशाह का जो राज था, वो सारी सिंध में, सारी इंडिया में, सारी सब कॉन्टिनेंट में फैल गया था। फिर उसके बाद 1605 में अकबर बादशाह गुजर जाते, मर जाते हैं और यहाँ पर जो है ना उसका बेटा जहांगीर आता है। और जहांगीर
जो है ना 1611 में नूरजहां के साथ शादी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो जहांगीर था वो भी मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करते हैं और मुख्तलिफ इलाकों पर वो भी जो है ना पीछे नहीं हटते। वो भी एक ग्रेट लीडर था। वो भी यहाँ पर जो है ना अपना रूल मुख्तलिफ जगहों पर फैलाते हैं और अपने जो अबू जान अकबर बादशाह का लेगेसी था, टॉलरेंस, बर्दाश्त का, सारे रिलीजन को बर्दाश्त करने का लेगेसी को उसने बरकरार रखा था। 1630 जब जहांगीर इंडिया के नॉर्थर्न इलाकों की तरफ बहुत अरसे के लिए कैंपेन पर जाते हैं तो यहाँ पर नूरजहां ये ताज उसको दिया जाता है कुछ अरसे के लिए। और यहाँ पर शाहजहां जो उसका बेटा था जिसको प्रिंस खुर्रम के नाम से जाना जाता है वो, और आसिफ खान जो कि नूरजहां का अंकल था, चचा था, उन्होंने यहाँ पर राज करना शुरू किया जब जहांगीर गया था कैंपेन पर। जो नूरजहां था वो ये चाहती थी कि जो उसकी बेटी थी उसके खावंद को, उसके हस्बैंड को ये जो डायनेस्टी था, ये रूल था, वो उसको दिया जाए और शाहजहां जो उसका बेटा था उसको ना दिया जाए। जब जहांगीर वापस आता है बीमार हो जाता है और उसकी वजह से वो मर जाता है। जब जहांगीर मर जाता है तो उसके बाद उसकी जो बीवी थी नूरजहां उसको प्रिंस खुर्रम और आसिफ खान जो उसका चचा था वो उसको कैद में रखते हैं सारी जिंदगी। तो यहाँ पे से फिर जो है ना शाहजहां का रूल शुरू होता है। शाहजहां ने मुमताज महल के साथ शादी किया था और शाहजहां ने भी जो मुगल एम्पायर था उसको आगे बढ़ाया और बहुत सारे इलाके मुगल एम्पायर में उसने शामिल किया था। उसमें कुछ इलाके ये थे कि 1636 में गोलकोंडा वहां पर हमला करता है शाहजहां, उसे भी हासिल कर लेता है और बेजेपुर को भी हासिल कर लेता है। और 1538 में वो कांधर शहर के बादशाह अली मर्दान खान के साथ जंग करता है और कांधर को भी हासिल कर लेता है। 1646 में वो बादख शान को भी हासिल कर लेता है और फिर उसके बाद वो अपना जो एम्पायर था वो मुख्तलिफ इलाकों की तरफ, वहां पर भी बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लेता है। लेकिन वो महलात बनाने में, कैलीग्राफी में बहुत आगे थे, पेंटिंग्स, ये सारी चीजें में बहुत आगे थे, इस चीजों के शौकीन थे। और उसने अपने मुमताज महल बीवी के यादगार के लिए उसके याद में उसने ताजमहल बनवाया आगरा में, दिल्ली में उसने मोती मस्जिद बनवाया, जामिया मस्जिद बनवाया और बहुत सारे ऐसे उसने महलात बनाए। उसको 4 बेटे होते हैं और उन 4 बेटों का नाम औरंगजेब, माद, शोजा, मुराद, 4 बेटे होते हैं और उनके बीच में जंग होता है और ये जंग औरंगजेब जीत जाता है और ये जो उसका शाहजहां का तख्त था वो औरंगजेब को दिया जाता है। औरंगजेब एक बहुत ये भी अजीम जो है ना लीडर था, ये भी अजीम मुगल एम्परर था, बादशाह था, लेकिन इसको मैनेज करने का तरीका नहीं था। ये चीजों को मैनेज नहीं कर पाता था और ये बहादुर था, लेकिन कैसे जो है ना मुगल एम्पायर को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो है ना लोगों के बीच में सुलह किया जाए, ये एक बहुत जो है ना फियर्स जिसे आप कह सकते हैं सख्त, जहांगीर एक सख्त लीडर था, सख्त रहबर था। लेकिन यहां पर भी जो मुगल एम्पायर था वो यहां से उसका जवाल शुरू नहीं होता, लेकिन औरंगजेब ने भी अपना पूरा कोशिश किया और अपनी जो उसका अबू जान का लेगेसी था उसे बरकरार रखने की उसने कोशिश की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसने सिखों पर जो है ना जुल्म किया था, वो हिंदुओं के खिलाफ था। उसने एक दफा 1674 में तख्त को छोड़ा था, फिर उसके बाद उसने वापस आकर यहाँ जो मुगल में बड़े बड़े ओहदों पर हिंदुओं थे उनको निकालता है और एंटी हिंदू मूवमेंट शुरू करता है, ये तहरीक चलाता है। और वो सिख के खिलाफ था और वो गुरु गोबिंद सिख थे, उसका जो लीडर था उसके खिलाफ था और उसके साथ वो जंग करता था और तशद्दुद जुल्म करता था। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो ये ऐसा नहीं करता था, वो उनके साथ अच्छा रवैया रखता था, उसका एटीट्यूड अच्छा था, वो अच्छा बंदा था। यहाँ पे जो है ना मुगल का जवाल शुरू होता है, वो पीछे जाना शुरू करते हैं जब बहादुर शाह 1707 में उसका बादशाह शुरू होता है। ये औरंगजेब का बेटा था। 1912 तक इसका राज चलता है। यहाँ पर ये बहादुर शाह जो जैसे अकबर बादशाह था उस तरीके से वो जो है ना बहादुर नहीं था। इनकमिंग्स थे, ये जो पैसे कमाने प्रॉफिट्स थे इनको इस्तेमाल करना उनको नहीं आता था। वो नशे करते थे और मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना अयाशियां करते थे और इसकी वजह से ये बहादुर शाह भी इतने वक्त तक टिका नहीं रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर फारुख सियार आता है। ये फारुख सियार भी जो है ना
एक मुगल होता है और उसका रोल यहाँ पर 70 से लेकर 17 तक यहाँ पर रहता है, लेकिन वो भी यहाँ पर टिक नहीं पाता। यहाँ पर फिर उसके बाद मुगलों पर अटैक किया जाता है और यहाँ पर मराठा जो कि हिंदू थे वो यहाँ पर फारूक सियारे को हरा देते हैं। सारे जगहों से जो मुगल का रूल था, उनका हुक्मरानी था, वो खत्म किया जाता है और सिर्फ एक ही इलाके पर मुगलों का राज चलता है और इस इलाके को दिल्ली कहा जाता है। और यहाँ पर बहादुर शाह टू जो कि मुगल एम्परर था, लास्ट मुगल एम्परर था, उसने 1837 से लेकर 1857 तक यहाँ पर दिल्ली पर राज किया यहाँ पर। और फिर उसके बाद जब इंडियन रिबेलियन हुआ 1857 में, तो यहाँ से ब्रिटिश ने उनको जो है ना बहादुर शाह टू को यहाँ से निकाला और उसको की तरफ म्यांमार की तरफ उसको भेज दिया और यहाँ पर जो मुगल एम्पायर था वो एंड हो जाता है। मुगल एम्पायर इसकी वजह से एंड होता है कि क्योंकि उनको चीज़ों को मैनेज करने का जो तरीका था वो भूल गए थे और वो बहादुरी भूल गए थे, वो अयाश परस्त हो गए थे और उन्होंने मजहब को भूल चुके थे। जो अंदरूनी मामला थे वो उनके बीच में बहुत ज्यादा थे, तो उसकी वजह से ये मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है। क्योंकि यही होता है ना कि जब किसी चीज को शुरू किया जाता है तो उसका अंत हमेशा होता है। ये अंत था मुगल डायनेस्टी का और मुगल डायनेस्टी ने बहुत ज्यादा रूल किया था इंडिया पर। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।